हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी का अपना प्यारा सा चैनल सत्य क्लासेस पे मैं स्वनी कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम सब का टॉपिक है एक चर वाले रैखिक समीकरण का क्वेश्चन प्रैक्टिस। हमने इसके पिछले वाले वीडियो में एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में बताया था कि एक चर रैखिक समीकरण क्या है और उसे आप सबको समझाया गया था। आज हम सब उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले कि लैंग्वेज जो प्रॉब्लम आती है, जो भाषाएं में जो क्वेश्चन दी रहती है। जैसे मैंने बहुत सारे कल भाषाएं में 2-4 क्वेश्चन अपने मन से लिए थे और उससे आपको समझाने की कोशिश की थी कि ये कहना क्या चाहता है और हम करते क्या है। उसी तरीके से आज हम सबका क्वेश्चन प्रैक्टिस है जो क्लास 7th का चैप्टर नंबर 6 है। डॉक्टर के सिन्हा बुक में चैप्टर नंबर 6 है। हम 6.12 जो भी आपके पास है 6.12 का तो क्वेश्चन प्रॉब्लम जो सॉल्यूशन में ही हम डाल चुके थे। अब हम 6.3 या 4 जो भी हो लैंग्वेज प्रॉब्लम हम लेके चल रहे हैं। पहले हम छोटा से छोटा शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे जो इसके लेवल का क्वेश्चन हम वैसे क्वेश्चन करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम 8 क्लास की कोशिश करेंगे कि हम 8 क्लास की भी सॉल्यूशन डालें। तो चलते हैं, बिना देर किए हुए आप कॉपी पेन निकाल लीजिए और हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि यदि एक सम संख्या है तो इसके बाद वाली सम संख्या क्या होगी। अब सोचिए, क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है कि एक x जो है x एक सम संख्या, x एक सम संख्या है। अगर x एक सम संख्या है तो सॉरी, तो इसके बाद वाली सम संख्या कौन होगी, वाली सम संख्या कौन होगा। आपसे पूछा है और आपको ऑप्शन भी दिया है। तो आप सोचिए कि अगर एक से एक सम संख्या है तो आप सोचिए, मान लेते हैं कि x अगर ये 2 होता तो 2 के बाद अगला सम संख्या 3 तो होगा नहीं, कौन होगा, 4। तो इसमें क्या जोड़ा गया, तो x में क्या जोड़ा गया, 2। तो अगर x एक सम संख्या है तो उसके अगले जो सम संख्या होगी x प्लस क्या होंगे, 2, x प्लस 2। तो अगले एक सम संख्या होगी वो क्या होगी, x प्लस 2। अगर यहीं पे पूछता कि यदि x एक सम संख्या है तो अगला विषम कौन होगा, तो अगला विषम के लिए अगर ये सम है, मान लीजिए 2, इसमें अगर 2 के बाद कौन आता है, 3 जो विषम है, तो हम लिखते हैं x प्लस 1 जो होगा वो क्या होगा, विषम होगा। x प्लस 4 अगला नहीं होगा, होगा सम, मगर x प्लस क्या होगा, 4 भी हो सकता है, x प्लस 6 भी हो सकता है, x प्लस 8 भी हो सकता है, नहीं कोई भी सम संख्या हो तो वो हो सकता है सम। तो हम ऐसी बातों को थोड़ा समझ के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि x यदि विषम संख्या है तो इसके बाद वाली संख्या क्या होगी। तो आपको भी पता है कि अगर ये विषम संख्या है, x अगर विषम है तो हम समझने के तौर पे 1, 2 और 3 लेते हैं। अगर एक इसको मान के चलते कि यह एक विषम संख्या है तो अगला विषम कौन आने वाला है, 1 के बाद, यानी 1 में क्या जोड़ा गया, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 आ जाता है, यानी x में क्या जोड़े, 2। यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई संख्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, अगर अगला सम खोजे तो उसमें भी 2 जोड़ना पड़ेगा। अगर विषम दिया हुआ है उसमें भी अगर अगला विषम पूछे तो क्या जोड़ना होगा, 2 ही जोड़ना होगा, क्योंकि 1 के बाद 1 आने वाला है। तो एक सम के बाद एक विषम आता है और एक विषम के बाद एक सम आता है। 2 सम के बीच में एक सम आता, सॉरी 2 सम के बीच में एक विषम आता है। देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप प्रॉब्लम को पूरा है सॉल्व कर लीजिए ताकि आगे आए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। एक विषम है, ये सम है, ऐसे इवन आउट कर लेते हैं, ये सम, ये विषम, ये विषम, ये सम, ये विषम और ये सम, समझ रहे हैं। तो क्या एक सम के बाद एक विषम है, एक विषम के बाद एक सम है, सम के बाद विषम है, विषम के बाद सम है, सम के बाद विषम, यानी सम विषम एक दूसरे के बाद है। 2 विषम के बीच में एक सम है, श्योर। 2 सम के बीच में एक विषम है, श्योर। तो आप सब ऐसे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हम जो क्वेश्चन कल कर चुके थे वही क्वेश्चन इसमें है।
थोड़ा फास्ट लेके चलते हैं। कहता है 6 में क्या जोड़ा जाए कि वह x बन जाए। अब आपको पूछ रहा है कि 6 में क्या जोड़े, हमें नहीं पता तो आप वैकेंट मान सकते हैं कि खाली, हमें नहीं पता। यहाँ पे कुछ जोड़ा जाएगा कि क्या बन जाए, x बन जाए। मानने को तो आप बाय भी मान सकते हैं, मगर आप बाय से ज्यादा अच्छा एक चेयर पढ़े तो आप 2 चेयर मान नहीं सकते, तो आप मान लीजिए कि यहाँ पे खाली वैकेंट है, मान सकते हैं बाय, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमें इस वैकेंट में क्या रखा जाए जो निकालना है, तो पहले से इधर x था, इधर प्लस में इधर गया तो ये माइनस में, बाय मानते तो ये बाय निकालते कि बाय बराबर x माइनस 6, यानी x माइनस 6 रखा जाए ताकि हम जोड़ेंगे 6 को तो क्या आ जाएगा x, देखिए x माइनस 6, 6 में x माइनस 6 जोड़ा जाए प्लस माइनस क्या बच गया, x बचा ना। तो वही क्वेश्चन के 6 में क्या जोड़े, तो आप क्वेश्चन को समझते चलिए कि 6 में क्या जोड़ना है, हमें नहीं पता कि 6 में क्या जोड़ना है, बट 6 में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, तो हमें ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, दो कोनों का योग, याद रखिएगा योग को जो मैथ है वो जोड़ कहते हैं, हम भाषा है इसका, योग को क्या कहते हैं, जोड़, और अंतर को हम घटाव कहते हैं। ये आपको काम देगी। कहता है 2 कोण, तो मान लेते हैं कि एक कोण ये था और एक कोण ये था, यहाँ कोण है तो डिग्री में लेते हैं, मान लेते हैं दोनों को जोड़ने पर कितना आता है, 90 डिग्री आ जाता है। अब कहता है यदि इसमें एक कोण x डिग्री है, बोल रहा है कि एक कोण आपका x डिग्री है, हमें इसको निकालना है कि ये कितना डिग्री होना चाहिए, तो ये डिब्बा में वैकेंट है, इधर प्लस में है, पहले से तो उधर 90 डिग्री है ही, इधर प्लस में उधर गया तो ये माइनस में, और इसके जगह क्या होना, दूसरा क्या होना चाहिए, इसको माने अगर दूसरा मान के चले तो दूसरा कोण क्या होना चाहिए, 90 माइनस x, तो लिखेंगे कि यदि पहला कोण x है और दोनों का योगफल 90 है, इसीलिए दूसरी क्या हो जाएगी, 90 माइनस x, ऐसा ना। यस। नेक्स्ट कहता है कि आप खाली समीकरण बना दीजिए, हम तो आपको मान निकाल रहे हैं, समीकरण बनाते हुए सिर्फ चलना है आपको। देखिए क्या है समीकरण, कहता है एक संख्या के 8 गुना, क्वेश्चन समझिएगा, एक संख्या के 8 गुना, तो हमने मान लेते हैं कि कौन संख्या हमें नहीं पता, तो माना कि संख्या x है, अब सुविधा के लिए सब लिख सकते हैं हम सब, तो माना कि संख्या x है, हमें है ही नहीं पता, x y z कुछ भी मान सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक संख्या के 8 गुने, एक संख्या जिसे हमने x माना, सॉरी एक संख्या जिसे मैंने क्या माना, x माना, उसका 8 गुना यानी 8 से गुना, 8 गुने में 4 जोड़िए। अब 8 गुना जब कर दिए तो क्या जोड़ने बोल रहा है, 4 जोड़ने बोल रहा है, 4 जोड़िए तो आपको 60 प्राप्त होता है, प्राप्त होने वाले बाद इधर ये आपका क्या बन गया, समीकरण। आप चाहे तो हल कर सकते हैं, 8 गुना x 8x यानी 8x प्लस 4 बराबर 60, इधर 8x तो हमको निकालना है इसको, तो इधर प्लस में तो इधर गया तो माइनस में, तो 8x बराबर 56 यानी 8 7, सॉरी काट सकते डायरेक्ट, और थोड़ा इधर गुना में इधर गया तो अगर 8 7 56, तो x बराबर 7, यानी वह संख्या 7 है जिसके 8 गुना करने के बाद अगर 4 जोड़ा जाए तो वह 60 देगा। तो वह संख्या देखिए 7 है, 7 में 8 गुना करेंगे, फिर हम 4 को जोड़ेंगे तो हमें क्या होगा, 8 7 56, 56 में 4 जोड़े तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 7। तो अब क्वेश्चन को आंसर से सॉल्व करते हुए चले दोनों, आपको बस समीकरण बनाना है, तो थोड़ा आगे बढ़ा दिए। अब क्या कहती है कि अनवर एक आदमी है, कहता है अनवर एक संख्या सोचता है, अनवर जो है तो माना कि अनवर के द्वारा जो सोची गई संख्या है ना, सोची गई संख्या, आप सब हिंदी लैंग्वेज लिख लीजिएगा, हम आपको बस समझा रहे हैं। अनवर के द्वारा सोची गई संख्या x है, ऐसा माना हमने, ऐसा क्या माना, ऐसा हमने माना। अब कहता है कहा गया, अनवर एक संख्या सोचता है, यदि वह इस संख्या के 5/2 में से
वह इस संख्या के, अब देखिए आया है वह जो अनवर जो संख्या सोचा है, तो क्या सोचा, x, उसका 5/2, उसका 5/2 में से 5/2 में से 7 को निकाल देता है, x के 5/2, तो के काका की जहां आता है उसका मतलब क्या होता है, गुना। तो x का 5/2 में से, इतना में से 7 को क्या करता है, घटा देता है, तो आपको परिणाम जो है 23 मिलता है। कह रहा है कि जो अनवर है ना, वो जो संख्या सोचता है ना, है ना, उस संख्या सोची गई संख्या का के 5/2 में से 7, तो काका की जहां आ जाए तो वहां क्या होता है, काका की का मतलब क्या होता है, गुना। तो हमने जो संख्या x सोचा था उसका 5/2 जब कर देंगे, उसके बाद 7 घटाना है, तब हमको क्या मिल रहा है, 23 मिल रहा है। ये आपका समीकरण हो। आप हल करना चाहें तो कुछ तो बताओ, 5 गुना x, 5x बटा में 2 माइनस 7 बराबर 23। हम इसको सुविधा के लिए एलसीएम नहीं लेंगे, ये क्या करेंगे कि ये पहले से 23 था, इधर माइनस में 7, उधर चला गया तो प्लस में, तो ये आपका समीकरण तैयार हो गया। ये आपका समीकरण हो गया, या आप आगे यहां तक लिख सकते हैं, ये भी आपका समीकरण है। हम हल कर रहे हैं, तो 5x/2 बराबर 23, 7 कितना हो गया, 30। अब हम क्या करेंगे कि इधर 5x हमें निकालना है, तो 30 इधर 2 गुना में है, सॉरी भागा में, तो इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। और हमने देखा कि अब इधर x निकालना है, तो 30 गुना 2 पहले से था, इधर गुना 5 इधर आ गया, तो भागा में 5 6 30, यानी x बराबर 6 गुना 2, यानी x बराबर 6 2 नहीं 12। दैट इज द आंसर। यानी अनवर ने एक संख्या क्या सोचा था, 12, जिसका 5/2 करने पर, यानी 12 का 5/2 करके अगर 7 घटाएंगे तो हमें 23 मिलना चाहिए। तो 2 छक 12, 6 35 माइनस 7 इज इक्वल टू 23, ऐसे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा है कि आप सब माइंड पर जोर डाल के चलिए थोड़ा, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन पे हम बढ़ रहे हैं। कह रहा है किसी संख्या के दुगने, देखिए किसी संख्या बोल रहा है, मैं नहीं पता कौन संख्या, तो मैंने माना x। कह रहा है किसी संख्या के दुगने, तो मैंने 2 से गुना कर दिया इसे। किसी संख्या के दुगने, क्वेश्चन के अनुसार कि x कोई संख्या है, इसमें 2 से गुना हुआ दुगने, और 5 का योगफल 15 है ना। दुगना किया, पहले दुगना किए, फिर इसमें 5 का योगफल, यानी 5 योग का मतलब क्या होता है, जोड़, यानी 5 का जोड़े, तो जो 5 का जब योग करते हैं तो उसका जो योगफल होता है वो कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। सिंपल। तो 2 गुना x 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 15, यानी 15, यानी 2x हमें निकालना है, तो आपको पता है इधर प्लस में इधर गया, एक ही भेजेंगे हम, तो 2x बराबर है 10, यानी गुना में इधर गया 2, तो भागा में 2 5 10, यानी x बराबर है 5। ऐसा ना। तो क्वेश्चन इस तरीके से रहता है, आप सोचेंगे तो आप बन जाएंगे। अगले क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान सुनेगा। एक संख्या दूसरी संख्या के तिगुने से कम है ना, तिगुने से 4 कम है, तो हमने ऐसा लिखा, पहली संख्या और दूसरी संख्या ऐसे कर लेते हैं। दूसरी संख्या ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि इसमें 2 संख्या है, आपको समझना होगा। हमने लिखा क्या बोलता है, एक संख्या दूसरी संख्या के तिगुने से कम है। अब क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, हम इस क्वेश्चन को लिखते हैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा। कहता है एक संख्या दूसरी संख्या के तिगुने से 4 कम है, 4 कम है यदि उनके योग से, और क्वेश्चन है, यदि उनके योग से 5 योग, सॉरी उल्टा है, योग 5 से बढ़ा दिया जाए, 5 से क्या कर दिया जाए, बढ़ा
दिया जाए तो योगफल 25 हो जाता है। तो योगफल 25 हो जाता है, 25 होता है। तो वह संख्या क्या था, है ना। तो हम ऐसा चलते हैं करके। अब क्वेश्चन पढ़िए तो समझ में आता है कि एक संख्या दूसरी संख्या का, देखिए पढ़ने पर फोकस कीजिए। कह रहा है राम ने, है ना, लक्ष्मण से, एक छोटे से एग्जांपल लेके चलते हैं। राम जो है, अभी नॉर्मल जिंदगी में राम भी लड़का का नाम है, लक्ष्मण भी। लक्ष्मण से राम ने 5 कंचे लिए, या 5 कंचे अधिक हैं, ऐसा मान के चलते हैं कि लक्ष्मण से राम ने 5, लक्ष्मण से राम के पास 5 कंचे अधिक हैं। तो किससे ज्यादा है? लक्ष्मण से। तो जिससे तुलना करेगा हम उसी को मान के चलेंगे। इसमें वही बात का है, एक संख्या दूसरी संख्या से, तो कह रहा है दूसरी संख्या, तो हमने ऐसा लिखा कि माना कि दूसरी संख्या x है, माना कि दूसरी संख्या क्या है? x है। दूसरी संख्या x है, इसलिए पहली संख्या अब क्या होना चाहिए? कह रहा दूसरी संख्या के 3 गुने से। तो हमने दूसरी संख्या के बारे में कमेंट किया कि पहली संख्या तो x था, इसका 3 गुना हुआ, 3 गुना से 4 कम हुआ, ये हुआ हमारी कौन संख्या? पहली संख्या। और x गुना 3x माइनस 4, ये कौन संख्या है? हमारे पास दूसरी संख्या, सॉरी पहली संख्या। क्या अब कहता कम है, यदि उनके योग, अब इनके योग करेंगे तो हम प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से कह रहा है दोनों संख्या का योग, है ना। अरे योग क्या लिखा है? यदि उनके योग, उनके योग का मतलब पहली और दूसरी का योग। तो हमारे पास पहली जो है वो है 3x माइनस 4 में किसको जोड़ेंगे? दूसरी को, यानी x को। कहता यदि उनके योग 5 से बढ़ा दिया जाए, यानी 5 योग जब किए हम तो 5 को और बढ़ाया, यानी बढ़ाने का काम जोड़ और घटाने का घट गया तो घटाओ। तो कहता है कि जब इतना किए तो योगफल हमारा क्या आ गया? 25 आ गया। जब हम इतना काज किया तो हमारा योगफल क्या आ गया? 25 आ गया। तो बताइए कि वह संख्या क्या था? तो क्वेश्चन पर ना फोकस करके चलते रहिए, तब आपको क्वेश्चन जो है इजी लगता है। जब आप क्वेश्चन पे फोकस नहीं करते तो आपको क्वेश्चन क्या लगता है? हार्ड लगता है। इसलिए आप क्वेश्चन को हमेशा फोकस करके चले। क्या बोला है कि एक संख्या दूसरी संख्या के, तो जिस संख्या से तुलना करे, यहां दूसरी संख्या से तुलना कर रहा है, आप उसी को मानिए कि माना कि दूसरी संख्या x है। अब हम पहली संख्या के बारे में कमेंट करते हैं कि क्या कह रहा है? दूसरी संख्या के 3 गुने। तो दूसरी संख्या के क्या गुने? तो पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का, तो पहली संख्या दूसरी संख्या तो x था, तो पहली संख्या क्या गया? दूसरी संख्या का 3 गुना, तो 3 गुना से भी 4 कम, तो मैंने भी 4 क्या किया? कम किया। जब इतना किया तो यह हो गया दूसरी संख्या। अब क्या कहता है? यदि उनके योग, अब आया योग, अब ये दोनों का योग करेंगे तो हमने लिखा पहली संख्या तो 3x माइनस 4, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या को मैंने क्या माना? x। अब उनके योग किए तो कहता है उनके योग 5 से बढ़ा दिया, यानी योग करने पर भी 5 और बढ़ गया, यानी 5 से बढ़ तो मतलब क्या? 5 से बढ़ गया। तो कितना होता है योगफल? 25। अब हम इसे हल कर लेते हैं। 3x में एक x और जुट गया तो हो गया 4x। ये माइनस में 4 था, ये प्लस में 5 है। अब मिला जुला के तो समझिए ना कि 4x प्लस 1 बच गया, इधर हो गया 25। इधर 4x, इधर 25 पहले से, इधर प्लस में, इधर गया तो माइनस में। यानी सीधा सीधे देखा जाए तो 4x इक्वल टू 24, यानी x इज इक्वल टू 24/4 और 4 6 के 24, x बराबर 6। यानी दूसरी संख्या क्या था? 6। तो पहली संख्या, अब पूछ लेता है यहां से, तो बताइए पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या है? तो पहली संख्या क्या होगा? तो पहली संख्या ये था 3 गुना x, और x का मतलब क्या? 6 माइनस 4, 6 तिया 18 माइनस 4, 18 में से अगर 4 जाता तो कितना बचता है? 14। ये हमारी पहली संख्या थी और ये हमारी दूसरी संख्या थी। श्योर?
ऐसा ना। अब क्या है, जब इसे पर बैठाते हैं दूसरी संख्या के 3 गुने, तो दूसरी संख्या कौन है 6, तो 3 गुने किए, तो 3 गुने क्या किया हम, तो 3 गुने जब किए तो 6 का 3 गुना कितना होता है 18, 18 में स्पिन कितना कम किया 4, 4 कम किए तो क्या बचा 14। तो ये पहली संख्या दूसरी, अब उसका योग करते तो 14 और 4 कितना हो गया 14 और 6 20, 20 में 5 जोड़े तो क्या हो गया 25, हो गया दोनों संख्या। तो आपको क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं यहाँ से। अब कहता है कि दो लगातार संख्याओं का योगफल, देखिए जब बात लगातार की आए ध्यान समझिए, लगातार या क्रमशः, लगातार का मतलब था क्रमशः। अब जब लगातार की बात करें, क्रमागत भी बोल सकता है ऐसे, क्रमागत भी बोलता है, तो ये जो होता है वो क्या होता है, जिस हमने 2 लिया तो 2 के बाद 3 ही लेना है, 3 के बाद 4 ही लेना है, 4 के बाद 5 ही, 5 के बाद 7 यही लेना, लगातार लेना, कोई भी संख्या लेना है। तो ये आपने समझ कर रखिएगा, लगातार क्रमशः या क्रमागत तीनों एक ही भाषा है, और तीनों का मतलब कुछ ना कुछ अलग नहीं होता है। क्रमशः का मतलब कहीं कहीं अलग होता है कि लंबाई पहले दिया चौड़ाई बाद में, तो क्रमशः का मतलब कि पहले लंबाई है फिर चौड़ाई। हम चलते हैं समझते हैं। कहता है दो लगातार संख्या का योगफल, हमने ऐसा एक बच्चे की तरह हमने एक वैकेंट लिया और मैंने सोचा कि दो संख्या लेना है, लगातार ही लेना है, जिसका योगफल क्या आ जाए, यानी जोड़ने पर क्या आ जाए 35 आ जाए। तो आप सोचिए, थोड़ा सा फील कीजिए कि अगर हमने माना कि 2 हमने लिया तो इसके बाद कौन आने वाला है 3, ये कुछ भी लीजिए। आप अगर 5 लेते तो इसके बाद कौन आने वाला है 6, अगर आप 10 लेते तो इसके बाद कौन आने वाला है 11। यानी लगातार की बात करें तो हम बोल सकते हैं ना कि इसमें एक जोड़ते हैं तो आ जाता है, इसमें भी एक जोड़ते हैं यानी एक जोड़ने पर अगला निकलता है। तो हमने बोला कि एक संख्या को हमने मान लिया x, समझिएगा, हमने बोला कि ये जो है 10 है x है, तो इसमें पक्का एक जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर एक संख्या x है, अगर लगातार लेना है तो दूसरी क्या होगा x प्लस 1। अब ये दोनों को जोड़ते तो क्या आ जाता है 35 यानी 35। अब हम करते हैं अपना काम, x प्लस 1 इज इक्वल टू 35, x प्लस x 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 35। तो 2x बराबर है 35 माइनस इधर प्लस में उधर गया तो 1 माइनस में, ये 34 और x बराबर 34 है, गुना में 2 आ गया तो भागा में 2, 17 तो नहीं 34 यानी बोले तो x बराबर 17, x बराबर 17, x बराबर 17 यानी जिसे हमने x माना था वो 17 होगा, और इसके बाद वाला 17 में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा 18, 18 और 17 को जोड़ा जाए तो क्या आ जाएगा 35। तो जब लगातार की बात करें, क्रमागत की बात करें, क्रमशः की बात करें, तो आप सोच के देखिए, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आप सोच के ले सकते हैं। आपको कहता लगातार सम संख्या, तो अगर आपने सम अभी बताया था कुछ देर पहले कि सम संख्या बोले या विषम संख्या, अगर एक को हमने x लिया है एक सम, तो दूसरा सम कौन आने वाला है x प्लस 2 आने वाला है। अगर हमने x को विषम मान के चला है, ये सम मान के चलते हैं तो अगला अगला ये आता। अगर हम इसको विषम मान के चलते x को, तो अगला विषम कौन आने वाला था, अगला में भी x प्लस 2 ही आने वाला था विषम, अगला विषम भी तो ही आने वाला है। अगर बोले कि नहीं 3 को लेना है लगातार, तो आप क्या कर सकते हैं, जब आपको 3 लगातार लेना है तो आप सोचिए, पहले छोटे से एग्जांपल से इस समय डिलीट करते हैं कि अगर 2 3 5 6 7, आप ये कर सकते हैं कि इसमें एक जोड़ते हैं तो आता है, इसमें अब आया जो इसमें एक जोड़े तो का है, इसमें जोड़े तो का है, इसमें जोड़े तो का है। या तो कह सकते हैं कि मान लेते हैं इसी को लिए पहले x, इसमें x जोड़े तो 1 आ गया, अगला आ गया x में 2, इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। नहीं, इसमें अगर ओहो लगता है रॉन्ग होगा, नहीं x प्लस 1 में ये हमारा दूसरा मिला, दूसरा से अगर हम 1 जोड़ते तो x प्लस 1 में 1 जोड़ते तो क्या आ जाएगा तीसरा, x प्लस 2 आया।
x प्लस 3 आएगा, x प्लस 4 आएगा, इस तरीके से लगातार, ऐसा ना। तो आप ऐसे भी तो सोच सकते हैं कि ये दूसरा है तो दूसरा में जोड़ेंगे तो तीसरा आ जाएगा, तीसरा में जोड़ेंगे तो चौथा आ जाएगा, चौथा में जोड़ेंगे तो पांचवा आ जाएगा। तो आप इस तरीके से लगातार संख्याएं ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पे डिपेंड करते हैं, क्वेश्चन क्या बोलता है। आप बस अपने सोचने की थोड़ा क्षमता बढ़ाएं, हम यही चाहते हैं। कहता 3 लगातार संख्या लीजिए, 3 लगातार सम संख्याओं का योगफल कितना है? 42। अब सम संख्या क्या? तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 3 लगातार सम संख्या लीजिए, सम संख्या का योगफल जब कीजिएगा तो 42 आता है। योगफल क्या आता है? 42, यही है ना। तो उन संख्याओं को क्या करें? ज्ञात करें। 42 है। अब समझिए, अगर हम एक छोटी सी एग्जांपल से हम समझाते हैं आपको। सम संख्या मैंने एक 2 लिया, तो 2 के बाद कौन आने वाला है? 4, 4 के बाद कौन आने वाला है? 6। लगातार की बात करें तो अगर हमने इसे x माना तो पक्का इसको लाने के लिए x प्लस 2 करना है, यानी अगला सम लाने के लिए तो 2 ही जोड़ना होता है पहला में। तो क्या ये दूसरा है? अगर हम समझाएं तो अगर ये दूसरा है तो दूसरा में से अगला लाने के लिए फिर 2 जोड़ना पड़ेगा। तो ये x कॉमा x प्लस 2 और x प्लस 4 कर सकते हैं ऐसा? ऐसे या नो? हाँ या ना? कर सकते हो गई। 3 लगातार सम संख्या हमारे पास ये रहा। तो हम क्वेश्चन से ज्यादा हम सब क्या करेंगे, थोड़ी छोटी मोटी जो एग्जांपल उससे लेके कोशिश करेंगे समझने की। तो हमने सोचा कि 3 लगातार सम संख्या लेना है, तो वैसे भी सोच सकते कि अगर ये हमारे पास 3 वैकेंट है, तीनों वैकेंट को अगर हम ऐड करते हो तो 42 आता है। कंडीशन ये है कि हाँ सम बैठना चाहिए। क्या बैठना चाहिए? सम। तो हमने माना कि पहला सम x है, माना, ये सब तो लिखेंगे हम। आप लिखेगा माना कि पहला सम x है, इसलिए दूसरा सम x प्लस 2 होगा, तीसरा सम x प्लस 4 होगा। तो ये हुआ अगर x तो ये हुआ x प्लस 2 क्योंकि सम है। अगर ये दूसरा है तो अगला निकालने के लिए, तीसरा निकालने के लिए दूसरा में 2 जोड़ना होगा। तो दूसरा तो पहले से x प्लस 2 है, इसमें और 2 जोड़े तो हम कह सकते सीधा x प्लस 4, x प्लस है 4। इसमें अगर कोई पता हो तो इसमें निकालेंगे, 2 जोड़ेंगे तो फिर 2 जोड़ देंगे, ऐसा ना। या पहला में x प्लस 4 जोड़ते हैं। तो हमने जब ऐसा किया तो हमें कुछ देखने को मिला कि x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 42 यानी 42। x प्लस x 3x, x वाले को x के साथ है, संख्या वाले को संख्या, 4 और 2 6 बराबर है 42। तो हमारे पास हो गया 3x यानी 42 पहले से था, इधर प्लस में इधर गया तो माइनस में। तो 3x बराबर है 42 में से अगर 6 जाता तो कितना बच जाता हमारे पास? 36 शायद। तो x यानी गुना में 3, इधर गया तो भागा में 3, अब 12 3 36 यानी s इक्वल टू यानी 12, अगला कौन होगा? 14, और 14 के बाद कौन होगा? 16। 12 14 और 16 को ऐड किया जाए तो क्या आते हैं? 42 आएंगे। तो पहली क्या हो जाएगा? x किसको माने थे? पहली को। तो ये पहली है, ये दूसरी है, और ये क्या है? तीसरी संख्या है, सम संख्या है सब तीसरी। तो पहला 12 आया तो दूसरी 14 आएगा, तो तीसरी क्या आएगा? 16। 6 4 10, दोबारा हाथ में 1 3 1 4 42 आ जाएगा। तो आपसे पूछ सकता है इसमें क्वेश्चन क्या कि तीसरी संख्या क्या होगी, या सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ी सम संख्या यही है, 16 होगी, है ना। दोनों का अब कह ये भी कह सकता है आपको कि पहली संख्या जो आए दूसरी संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। तो आप माध्य ज्ञात करने के लिए क्या क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का लेवल कुछ भी हो सकता है। तो अब पहली संख्या क्या लाए? 12 लाए। दूसरी संख्या क्या लाए? 16 लाए। मतलब माध्य का मतलब होता है, औसत का मतलब, माध्य को हम औसत कहते हैं। तो औसत का मतलब होता है जो भी बात बोला गया, जो 2 संख्या बोलेगा उसको योग और बटा में 2, जो माध्य से हम समझते हैं। तो ये 6 2 8 और 2 1 3 और बटा में 2 जोड़ा गया तो 19 दूनी 48, यानी इस दोनों का माध्य क्या आ गया? 19 आ गया। इस तरीके से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, किसी का भी माध्य आपको पूछ देंगे, दूसरा तीसरा पहला दूसरा किसी का भी, ऐसा ना। यस।
आशा है कि आप सब समझते चल रहे होंगे, और कुछ बातें जो डाउट में आए आपको, आप पूछते भी चलिए, आपका पूछना पूरे हक है। आपने पूछेगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, वो आपकी पूछने पर ही डिपेंड करती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब क्या है, कहता है कि 4 लगातार संख्याओं का योग 204। इसमें कंडीशन नहीं है, ना सम ना विषम, कोई कंडीशन नहीं है। तो अब 4 लगातार क्या लीजिएगा, 4 लगातार संख्याएं तो लेना है, तो पहला आप x ले सकते हैं। अगर दूसरा लेना तो x+1 करना पड़ेगा अगला के लिए, दूसरा के लिए x+2 करना पड़ेगा, x+3 करना पड़ेगा। अगर ये 2 है तो 3 4 5 सब में एक एक जोड़ते चले जाएंगे, इसमें एक जोड़े तो 2 हो गया, 2 में जोड़ा 3 हो गया। मगर कंडीशन है कि जब हम चारों को जोड़ते हैं तो हमारे पास 4 लगातार संख्याओं का योग 266 यानी 266 यानी 266 है। 200 कितना है, 66 है, 266 है। देखिए क्वेश्चन हम इसलिए नहीं लिखने के कि आपके पास क्वेश्चन ऑलरेडी है और हम आपको क्वेश्चन पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं, तो आप क्वेश्चन को आशा है कि आप समझ भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। इसलिए क्वेश्चन लिखने में हम टाइम को व्यस्त नहीं है ना, बर्बाद नहीं करें, वेस्ट नहीं करें। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि जो क्वेश्चन हम बोल रहे हैं उस पर फोकस कीजिए। क्वेश्चन है कि 4 लगातार संख्याओं का योग 266 है, तो संख्याएं क्या है। तो हमने चारों संख्या को इस प्रकार का मानो कि 4 वैकेंट था, उस 4 वैकेंट को हमें भरना था। इसको जब हमने ऐड किया, जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 266। हाल फिलहाल में मैथ का एक नया तरीका चल रहा है, जो कोई संख्या हो उसे बोलने का तरीका, दूसरे से 4 कोई अंग्रेजी में जो होते हैं, जो सीबीएसई बोर्ड वाले होते हैं 425 बोलते हैं। हम सब जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो 425 डायरेक्ट पढ़ते हैं। अब जो दोनों का कॉम्बो चल रहा है वो ये चल रहा है 425 या 425। आप एक भाषा में बोल सकते हैं डिजिट को तोड़ के, हम समझ जाते हैं कि हाँ वो 425 के मतलब 425 है। तो कॉम्बो बोल सकते हैं क्योंकि 1 to 5 9 10 तक तो अधिकांश को पता होता है, वो ऐसे लैंग्वेज है कि सबको पता है। तो समझिए कॉम्बो चल रही है दोनों के मैथ में, मैथमेटिशियन में जो कॉम्बो चल रही है वो 4 to 5 1 to 3 ऐसे चल रही है। तो आप कंफर्टेबल है, हम 266 भी बोल रहे हैं तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि 266 हो रहा है। अब ये जब जोड़ते हैं तो कितना आता है 266 यानी 266 हो गया 266। अब हम x x x x यानी 4 बार है तो 4x प्लस 1 2 3 3 3 6 इज इक्वल टू 266 यानी 4x प्लस इधर प्लस में 6 इधर गया तो माइनस में 6 यानी 4 घटेगा तो 260 इधर गुना में तो इधर गया तो 4 भागा में। अब काट सकते हैं, 4 से कई बार में लगेगा, 4 छक 24 और 4 25 अन्य से इक्वल टू 65 65 ऐसे नो। आगे की क्वेश्चन पे चलता हूं। अब कहता है कि अनिमा रेखा, दोनों क्वेश्चन कहता है रेखा अनिमा से 3 वर्ष बड़ी है। इसमें 2 नाम है जो गर्ल्स का है, एक रेखा और एक अनिमा। बताया जा रहा है कि रेखा जो है, क्वेश्चन समझिएगा, रेखा अनिमा से, कंडीशन किससे मिल रहा है, अनिमा से, तो जिससी कंडीशन मिले हम उसी को मान के चलें। हमने ऐसा माना, क्वेश्चन अभी लिखने का बाकी है, हर एक लाइन को समझते हुए चलते हैं। माना कि अनिमा का वर्तमान उम्र या जो भी आयु बोलिए, एज बोलिए, प्रेजेंट में अभी जो है
वो एक्स है। हमने ऐसा मान के चला कि अनिमा भी 1 साल की है, हमें नहीं पता कितने साल के, हमने माना कि 1 साल की है। तो रेखा का पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो रेखा का वर्तमान उम्र, तो रेखा का वर्तमान उम्र क्या होनी चाहिए, आयु क्या होनी चाहिए? अनिमा से 3 साल की बड़ी है, तो अनिमा तो एक्स है, अब इससे 3 साल की बड़ी है, तो ये इतनी वर्ष की होगी। यहाँ लिख देते हैं कि ये एक्स वर्ष की है, क्या टेंशन है, वर्ष है तो भाई एज है तो वर्ष तो चलेगा। एक्स प्लस 3 वर्ष की है, क्यों? क्योंकि बड़ी है तो जोड़ेंगे हम। आगे क्या कहते हैं? 6 वर्ष पहले, अब क्वेश्चन है 6 वर्ष पहले। अगर आप क्वेश्चन को एक झटके में पढ़िएगा तो आपको क्वेश्चन को उतना बढ़िया से नहीं समझ पाएंगे। देखिए आप अभी उस लेवल में नहीं पहुंचे कि एक बार में क्वेश्चन पढ़ के समझ सकते हैं, इसलिए आप हर एक लाइन को, हर एक बात को तोड़ते हुए समझते हुए चले। हाँ, बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, उन्हें लग रहा होगा बहुत ईजी है। हाँ, प्रैक्टिस किए होंगे तो बहुत ईजी उन्हें लग रहा होगा, और एक्चुअली है भी ईजी, ऐसा नहीं कि ईजी नहीं है। बट हाँ, जो कमजोर बच्चे हैं वो थोड़ा मेहनत करें और अपने आप को भी उस लायक बनाएं जब लगे कि नहीं हम एक बार में पढ़ लेंगे और ये भी हमारे लिए क्या ईजी है। सबका एक ही जैसा अगर माइंड काम करे तो बहुत अच्छा है। हाँ, ये हो सकता है आपकी मेहनत से, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। अब कहता है 6 वर्ष पहले रेखा की उम्र, रेखा की उम्र 6 वर्ष पहले रेखा की उम्र, अभी क्या रहा है उसका? अनिमा से, अनिमा से सॉरी अनिमा की, क्वेश्चन तो दिक्कत है, उम्र से, उम्र की चौगुनी थी, ये लीजिए, उम्र की चौगुनी थी, तो रेखा और अनिमा का उम्र बताइए, हो गई खत्म कहानी। अब जो कंडीशन है, जहां तक हमने पढ़ा वहां तक मैंने सॉल्व किया। अब कहता है 6 वर्ष पहले, तो आप यहां लिखिएगा 6 वर्ष पहले। अब भाई 6 वर्ष पहले की कहानी है तो हम लिखते हैं जानकर अपनी भाषा में 6 वर्ष पहले की कहानी, 6 वर्ष पहले की कहानी। अब अनिमा का उम्र क्या हुआ होगा? अभी एक्स है, हम रेखा की भी बात कर लेते हैं, रेखा का उम्र क्या हुआ होगा? तो कहता है कि 6 वर्ष पहले रेखा की उम्र अनिमा की उम्र की 4 गुनी थी। तो हमने 6 वर्ष पहले का बात हुआ कि अभी का उम्र था x+3, अभी का उम्र रेखा का x+3 था, अनिमा का क्या था? x था। अब बताइए, अभी हमने बोला कि हम 22 ईयर्स के ओल्ड हैं, अरे तो 22 साल हो गए हमारे। अगर हम 6 साल पहले चले जाएं तो क्या हमारे अभी की एज में 6 साल घटाएंगे या जोड़ेंगे? ऑफ कोर्स घटाएंगे, क्योंकि 6 साल पहले जाना हमें, 6 साल पहले मिला जुला के, समझ रहे हैं कि नहीं? अगर हम घटाएं तो 22 में 6 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा हमारा? 16 साल के लगभग होंगे हम। तो वही बोल रहा है कि अभी के एज कितना था? 6 वर्ष पहले की कहानी है, तो अनिमा का उम्र x-6 हुआ होगा और इसका उम्र इतना एज में इतना घट गया होगा। अब क्या निकला है? ये x-6 निकला और ये निकल गया x-3, x-3। अब क्या कहता है? तो कहता है कि है ना 6 वर्ष पहले उम्र, रेखा की उम्र अनिमा की उम्र से, अब क्वेश्चन है यहां से ऊपर डिलीट करें, कहता है रेखा की उम्र, तो रेखा की उम्र क्या थी? x-3। अनिमा की उम्र से, तो अनिमा की उम्र क्या है? x-6। अनिमा की उम्र से, तो जिससे बोले उससे 4 गुनी थी, तब आपस में क्या थी? इक्वल थी। अनिमा की उम्र की 4 गुनी थी, तो अनिमा की उम्र ये रहा, ये हमारा रेखा की उम्र है, तो रेखा की उम्र है अनिमा की उम्र की 4 गुनी, तो किसकी 4 गुनी है? तो अनिमा की, तो अनिमा में 4 से गुना के तो जाके रेखा के बराबर हो जाएगी। हमने बोला हमसे 10 साल बड़े हैं एक हमारे जो अंकल हैं,
तो हमसे 10 साल के अगर बड़े हैं, एक छोटी सी जो हमारे दोस्त में है, 1 साल दोस्त की तरह रहते हैं, एक 10 साल के जो बड़े हैं हमसे, वो हमसे कैसे करें तो हमारे बराबर क्या होगा, हम में अगर 10 साल जुड़ जाए तो उनकी एज के बराबर हो जाएंगे। तो ये बोल रहा है कि अनीमा से 4 गुना, अनीमा की एज से 4 गुना कौन है, रेखा। तो रेखा जो है अनीमा से 4 गुनी बड़ी है, यानी x माइनस 3 इज इक्वल टू 4x माइनस 6 चौका 24। अब तो आपको बस कैलकुलेशन है, हमने x बाय करते हुए हम निकल जाएंगे। तो यहां से क्या होगा कि x वाले के एक तरफ कर लेंगे तो इधर -3 पहले था, इधर ही ले आते हैं, हटाइए। x पहले था, इधर प्लस में आ गया, माइनस में इधर -24 पहले था, इधर माइनस में इधर आ गया, तो ये प्लस में, यानी -3x इज इक्वल टू -21, माइनस माइनस कैंसिल। तो यहाँ देखें तो 3x इज इक्वल टू 21, तो x इज इक्वल टू 21/3, 3 7 21, x इज इक्वल टू 7। x क्या था, तो अनीमा का वर्तमान उम्र था। तो इसका मतलब हुआ कि अनीमा 7 वर्ष की थी और उससे 3 साल की ज्यादा कौन थी, रेखा। तो रेखा का अगर निकाला जाए तो ये 10 वर्ष की थी, रेखा हमारी 10 वर्ष की थी और अनीमा हमारी कितने साल की थी, 7 साल की थी। कितने साल की थी, 7 साल की थी, ऐसे ना। हाँ, आपको कभी कभी माइनस का चिन्ह आ जाए हल करते करते, होता है कभी कभी, तो ऐसा नहीं समझना है कि माइनस में चले गए। एज यूज माइनस में नहीं होता है, जीरो तो होता ही नहीं है। एज अगर देखा जाए तो जीरो तक नहीं होता है, जैसे बच्चे जन्म लेते हैं सेकेंड 2 सेकेंड 10 सेकेंड होना स्टार्ट हो जाता है, तो हम माइनस की तो कल्पना ही नहीं कर सकते। तो आप सब सोच के चलिएगा थोड़ा सा कि जब माइनस आ जाए तो क्या करना है। माइनस आ जाए इसका मतलब बता रहा है वो विपरीत दिशा में, अब वो क्या क्वेश्चन है उस पर डिपेंड करता है। फिर यहाँ पे बताएगा बड़ी थी या छोटी, है ना, चिन्ह वही बताएगा, बड़ा या छोटा। मैंने बोला ना चिन्ह पे डिपेंड करता है, माइनस आ गया तो अगर हम बड़ा मान के चले तो वो छोटा आएगी, अगर छोटा मान के चले अगर चिन्ह आ गया तो बड़ा होगी, है ना, ऐसा होगा। अब आपका जो क्वेश्चन है 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, आशा करते हैं कि आप सब बना के देखिए। आप सब बनाइएगा, उसके बाद हम पता चलेगा कि आपसे कौन सी क्वेश्चन बन रहा है और कौन सी क्वेश्चन नहीं बन रहा है। जैसे एक क्वेश्चन हमें थोड़ा अच्छा लग रहा है, अभी देख रहे हैं हम क्या है, जो हम बताते हैं आपको। कहता है मोहनलाल अपनी संपत्ति का, कोई मोहनलाल है जो अपनी संपत्ति का 1/4 अपने पुत्र के लिए, एक सेकंड, कहता है मोहनलाल अपनी संपत्ति का, उसके पास कितना संपत्ति है हमें नहीं पता, बट मोहनलाल के पास हम मान लेते कि एक संपत्ति होगा, उसका 1/4 अपने पुत्र के लिए तथा 1/5 अपनी पुत्री के लिए, शेष अपनी पत्नी के लिए छोड़ देता है। सोचिए, शेष अपनी पत्नी के लिए छोड़ देता है। तो हमने ऐसा सोचा कि मोहनलाल के पास कुल संपत्ति x है। x रुपया होगा, माना है, हम सब मान के चल रहे हैं। हमें थोड़ी ना पता है कि सब मोहनलाल के पास कितना संपत्ति है, नहीं पता है, तो हम सब मान के चलेंगे। अब कहता है मोहनलाल अपनी संपत्ति का, तो पुत्र को जो दे रहा है, पुत्र को जो देगा, पुत्र को प्राप्त धन क्या है, प्राप्त संपत्ति। तो कहता है मोहनलाल अपनी संपत्ति का, तो इसका संपत्ति कितना है, x, इसका 1/4 भाग, यानी 1/4 भाग पुत्र को दिया, यानी 1 से कम x बटा 4, इतना भाग किसको प्राप्त हो गया, पुत्र को। कहता है पता ना, अब पुत्री को भी दिया, अब पुत्री को देखते हैं, पुत्री को प्राप्त धन, पुत्री को कितना प्राप्त हुआ, तो कहता है तथा 1/5 अपनी पुत्री के लिए और x का 1/5, बोले तो कुल संपत्ति का 1/5 भाग, यानी x से कम x बटा में 5, इतना भाग अपनी पुत्री के लिए छोड़ देता है। अब बच गई उनकी पत्नी, आते हैं पत्नी पे।
मोहनलाल की जो पत्नी है, अब है पत्नी पत्नी होती है, मोहनलाल की पत्नी को प्राप्त धन, मोहनलाल की पत्नी को कितना धन प्राप्त हो, तो बोलता है कि 1/5 अपनी पुत्री के देने के बाद शेष जितना संपत्ति बच जाता है, जितना भी बच गया, वो किसके लिए छोड़ देता है? अपनी पत्नी के लिए छोड़ देता है। तो हम अब क्या बोलेंगे भाई कि शेष बच गया यहाँ पे, अब क्या, अब शेष संपत्ति इसको मिली। तो अब सोचिए, हमने एज्यूम करते हैं कि मोहनलाल के पास, कैसे कैसे हम सोचते हैं, मोहनलाल के पास 50 रुपया था। एक छोटी सी सोच, हमने क्या क्या किया, उसके बेटे को 10,000 दे दिया, मान लेते हैं, बेटी को 15,000 दे दिया, तो कितना हो गया? 25,000 हो गया। तो पत्नी को कितना बचा होगा? 25 कैसे निकाले आप? पूरा संपत्ति में इन दोनों को जो दिए उसको जोड़ के घटा दिए, तो क्या निकला? 25,000। तो जो यहाँ पे धन निकलेगा वो किसके बराबर होगा? जो इसको प्राप्त हुआ 25,000 के बराबर। तो बोल रहा है यदि उनकी पत्नी का हिस्सा 33,000 रुपया है, उनका पत्नी का धन कितना प्राप्त हुआ हमको नहीं पता, मगर जो उनका हिस्सा था यानी उनको 33,000 रुपया क्या हुआ? प्राप्त हुआ। सोच लीजिए, बचा हुआ में 33,000 प्राप्त हो गया, तो बताइए कि कितना संपत्ति बचा। तो सोचिए, मेन कंडीशन यही लेके आए उनकी पत्नी। मोहनलाल के पास कुल धन कितना था? एक्स। पत्नी को कितना मिला था? हम ऐसे मान के चलते हैं, पत्नी को प्राप्त धन, हमारे तरफ से पत्नी को क्या प्राप्त होना चाहिए था, है ना? प्रश्न के तरफ से पत्नी को 33,000 रुपया प्राप्त हुआ है। समझिएगा, तो बहुत अच्छा समय था। पत्नी को क्वेश्चन के तरफ से 33,000 रुपया प्राप्त हुआ, हमारे तरफ से कितना प्राप्त हुआ हम अपने तरीके से देखते हैं। हमें तो यही लग रहा था कि पूरा हमारे तरफ से, अब हमारे तरफ से प्राप्त होगा। पत्नी को कितना होगा? तो पूरा धन एक्स था, एक्स में बेटा को 1/4 दे दिए और बेटी को 1/5 दे दिए। पूरा में ये दोनों को जोड़ के घटाएंगे, वही तो पत्नी को मिलेगा। तो ये हमारी तरफ से बचना चाहिए था, क्वेश्चन के तरफ से ये बचा। इसका मतलब दोनों तो पत्नी के लिए ही बचा है। क्वेश्चन भी पत्नी को 33,000 देता है और हम सब भी क्वेश्चन से पढ़ के यही निकालते हैं, यानी दोनों का रकम आपस में क्या होना चाहिए? बराबर। नहीं समझे? ये जो मोहनलाल के पास धन था, ये पुत्र और पुत्री देने के बाद, तो पुत्र और पुत्री 10 रुपया 15 रुपया देते तो 25 रुपया बचा, हमारे तरफ से 25 रुपया बचा, और उसमें अगर क्वेश्चन में 25 रुपया दे, इसका मतलब दोनों तरफ बराबर है। तो हमने ऐसा सोचा कि ये कैसे हमने निकाला, तो पूरा धन में पुत्र और पुत्री को जो मिला, तो पुत्र और पुत्री को जो मिला दोनों को जोड़ के इसमें घटा दिए, तो हो गया पत्नी का धन। तो हम अब इससे हल करते हैं, x - x/4 प्लस x/5 इज इक्वल टू 33,0,0,0,0 यानी 33,000। हम ऊपर अब डिलीट कर रहे हैं आपको समझने के लिए। तो क्या हो गया, अब कॉमन लेंगे तो 5 का 20 यानी एलसीएम लिए तो 20 आ गया। तो यहाँ हो गया 20x - 5x, सॉरी ये माइनस है ना, ओ नो, सबका जिंदगी चेंज करने वाला है ये, और हम थोड़े सी मिस्टेक में सब गलती कर देते हैं। तो ये माइनस, ये भी क्या हो जाएगा माइनस, ये 5 हो गए यानी 4x इज इक्वल टू 33,0,0,0 यानी 33,000। 20x - 9x इज इक्वल टू 20 33,0,0,0 यानी हो गया 11x बटा 20 इज इक्वल टू 33,0,0,0। अगर हम चाहें तो 11x को रहने दें, 33,0,0,0 गुने यानी 33,000 गुने 20, इधर गुना में इधर गया तो भागा में आने वाला है। 11 11 तिया 33 यानी कहने का 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 पर 1 2 ये तो हो गया, तो 3 0 यानी 60,000 रुपये। एक्स बराबर कितना है? 60। यानी मोहनलाल के पास कितना धन थे? 60,000 थे। तो एक्स किससे माने थे हम?
मोहनलाल की संपत्ति, तो मोहनलाल के पास कुल संपत्ति कितना था, ज्यादा नहीं था बेचारे के पास, 60,000 रुपया था। अब यही पूछ देता कि बेटा को कितना मिला, तो पहले तो जो क्वेश्चन था वो ना, तो बेटा को प्राप्त धन क्या था, तो बेटा को प्राप्त धन 100/4 आया था, तो 60,000 बटा 4 यानी 15,000। बेटा को 15,000 मिला, ऐसा ना। बेटी की अगर बात करें हम, बेटी को प्राप्त धन, तो बेटी का प्राप्त धन 100/5 था, यानी 60 में भागा दे रहे हैं हम, तो कितना आ गया 5 से, तो 12×5 = 60 है, यानी 12,000 रुपया। 12 और 15 जोड़ते तो कितना आ जाता है, 27,000। बेटा बेटी को मिला के 27,000 मिला, और पूरा धन 60,000 था। तो अब घटा के देखिए, ये तो खत्म हो गया, यानी 0 0 0 आ गया। 10 में 7 गया तो 3 है, 5 में सही था, 5 में से 2 गया तो 3, 33,000 बच गया जो पत्नी को मिला था, ऐसा ना। तो आपको क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि कुछ भी पूछेगा, आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था कि पुत्र का धन कितना होगा, तो 15,000 होगा, पुत्री का धन कितना होगा, तो 12,000 होगा। ये मोहनलाल बहुत अच्छा आदमी था कि अपना धन का हिस्सा पुत्री को भी दिया। ऐसे तो सब बेटे को ही बांटने में बिजी रह जाते हैं, पुत्री को बहुत कम देते हैं, उसका भी अधिकार है भाई। अब इसमें भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि बेटा और बेटी को मिला के कुल कितने रकम होते हैं, तो 27 यानी 27,000 रुपये होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं होता, आप क्वेश्चन को जितना समझ सकते हैं, जितना समझ के बना सकते हैं, वही आपका क्वेश्चन होता है। इसलिए मैं अगर पूछ देता कि बेटा और बेटी को मिलाकर कितना रकम हुआ, कितना धन दिया, तो आप चाहते तो यहाँ से भी एक्स का मान तो निकालना ही निकालना था, तो एक्स का मान बिना निकाले हम कुछ नहीं कर सकते। बाद में ये भी जोड़ देता कि पुत्र और माँ को, पुत्र और जो पत्नी को उसे दिया, या पुत्र और माँ लिख देता, तो पुत्र और माँ तो आप समझते कि बेटा है, तो जो पत्नी उसकी इसके लिए माँ हो गई। तो पुत्र और बेटा का जोड़ने पर कितना, तो 15,000 ये और 33,000 हो, 15 में अगर 33 जोड़ देते तो मिला जुला के 48,000 हो जाता, 48,000 का हो जाता। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन बनते, ऐसा ना। तो हमारा जो लेक्चर वाले रैखिक समीकरण है वो 7th क्लास के चैप्टर से, यानी बुक से, सॉरी बुक से हम समाप्त करती हैं। आशा करते हैं कि आप सब भी जाकर इसे बनाएं। आप हम कोशिश करते हैं कि एग्जाम्पल भी बनाएं, एग्जाम्पल से आपको समझने की क्षमता, कैलकुलेशन की क्षमता बढ़ती है। तो आप एग्जाम्पल बनाएं, एग्जाम्पल बनाने के बाद आप चैप्टर पे जाएं और आप पूरे की पूरी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करें और समझ समझ कर सॉल्व करें। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आए वो आप डॉट में पूछ सकते हैं, और पूछने के बाद उसे आप फिर से समझिए, फिर भी नहीं समझ में आया तो आप फिर पूछ सकते हैं। आप जितना बार पूछेगा हमें यह लगेगा कि आपकी कॉन्फिडेंस लेवल उतनी अच्छी है। हाँ, बट छोटे मोटे क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दीजिए। छोटा मोटा क्वेश्चन को आप हिंट से समझ जाए तो अच्छा है, या नहीं कि उसका पूरा कैलकुलेशन चाहिए। इसका मतलब आप दिमागपन दिखा रहे हैं, दिमागपन दिखा रहे हैं कि आप करना नहीं चाहते, बस सर नहीं बन रहा है। आप जिस क्वेश्चन पे अमल कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, उस पर कम से कम 3 से 4 बार प्रयास कीजिए। एक टाइम में 3 से 4 बार प्रयास नहीं करने को हम बोल रहे हैं। एक टाइम में आप जितना कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो एक ही बार हुआ। आप कम से कम 2 से 4-5 टाइम से देखें कि नहीं अभी नहीं बना है, बाद में देखते हैं, ऐसा ट्राई करके देखें। अगर क्वेश्चन खुद से जिस दिन सोल्व होना शुरू हो रहा है उस दिन आईक्यू लेवल आपका, समझिए आपका कॉन्फिडेंस और आईक्यू लेवल दोनों ठीक जा रहा है। तो आज हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप बस बनाते रहिए। अब हम कल 8th क्लास के यही लेक्चर वाले रैखिक समीकरण के क्वेश्चन को हल करेंगे, और उसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इससे अच्छे क्वेश्चन उसमें समझेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।